Hello everyone, welcome to Arise Learning. Myself Girjesh. Today I am going to start the chapter first, the living world. Okay, first we'll start from the introduction. आपकी एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन दिया है. Okay, let's we start the living world. जीवित जगत. Okay. We'll study the chapter line by line and word by word. Okay. How wonderful is the living world? हमारा जीवित जगत कितना wonderful है, कितना निराला है. Okay. The wide range of living types is amazing. हमारा जो जीवित जगत है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक ही स्पीसीज है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. बहुत सारी डिफरेंट लिविंग टाइप्स हैं. ठीक है, आप अपने घर से बाहर निकलिए. एज यू एग्जिट आउट ऑफ योर होम, जैसे आप घर से आप एक स्टेप बाहर निकलते हैं, वहीं से हमारी डाइवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यू सी अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ऐसा तो डॉग की भी आप कई अपने स्ट्रीट्स में आप कई डॉग्स देखते हैं. ठीक है, यू सी अ कैट, डॉग, buffalo, cow. Okay, these are the living and all are different. Okay, so there is a wide range of living types. लिविंग टाइप्स की रेंज बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही वाइड है, एंड इट इज़ अमेजिंग. ओके, और वाइड रेंज है. हमारी अब तक की नॉन लिविंग स्पीसीज़ हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, जिनकी स्टडीज़ हो चुकी है. ठीक है, जिनकी स्टडी हो चुकी है. अब तक की कितनी स्पीसीज़, नॉन स्पीसीज़ हैं 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन. ओके, नॉन स्पीसीज़ हैं. ओके, सो आवर डाइवर्सिटी, आवर लिविंग वर्ल्ड is very wide. Okay, it is not confined, it is very wide. Okay, if you look your diversity, it is very wide, amazing, wonderful and beautiful. Okay, our living world is very wonderful, beautiful, amazing, wide, extraordinary, and whatever you can add, okay, to describe the beauty of our living world. Next line, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts or hot spring, leave us speechless. Extraordinary habitats, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट, असाधारण प्राकृतिक वास. प्राकृतिक वास, हैबिटाट क्या होता है? असाधारण प्राकृतिक वास. हैबिटाट मीन्स एक नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें एनिमल रहता है. ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसको बोलते हैं उसका हैबिटाट, कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट है, जहाँ पे उसे फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो उसे चाहिए. ठीक है, जो एक एनिमल के एडेप्टिव फीचर्स हैं, जो नेचर ने उसे एडेप्टिव फीचर्स दिए हैं, उन एडेप्टिव फीचर्स के अकॉर्डिंग उसे जैसे रिस्पॉन्ड करना है, जैसे रिएक्ट करना है. ठीक है, वो उसे पता है कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि उसके पास वो अडेप्टिव फीचर्स हैं. उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज़ हैबिटाट? हैबिटाट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस, और यू कैन से नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर जिसमें कि वो फूड और शेल्टर के लिए रहता है, और उसे हर वो चीज़ जो उसके जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, वो उसे उस नेचुरल इन्वायरमेंट में मिलती है. ठीक है, दैट इज़ हैबिटाट. अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी जब लिविंग टाइप्स बहुत वाइड हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग टाइप्स आर देयर, तो हमारे हैबिटाट्स भी डिफरेंट होंगे. ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक ही सारे एनिमल एक ही पर्टिकुलर हैबिटाट में रहेंगे.
सबके एडेप्टिव फीचर्स अलग हैं तो सबके हैबिटाट्स भी अलग होंगे, ठीक है। तो सारे एनिमल्स अपने एडेप्टिव फीचर्स के हिसाब से अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब फिश है, फिश के पास ऐसे एडेप्टिव फीचर्स हैं कि वो एक्वाटिक है, कि वो पानी में सर्वाइव कर सकती है। अब हम हैं, अब वी आर ह्यूमंस, अगर हमको बोल दिया जाए कि आप पानी में रहिए तो क्या आप पानी में रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे ऐसे एडेप्टिव फीचर्स हैं दैट वी लिव ऑन लैंड, वी आर टेरेस्ट्रियल, ओके। सो अकॉर्डिंग टू एडेप्टिव फीचर्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन देयर पर्टिकुलर हैबिटाट। अब वो आपका कुछ भी हो सकता है, कोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं, जो कोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट हो सकते हैं हैबिटाट्स में, ओशियंस हो सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स लिव्स इन ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कैमल, कैमल के ऐसे एडेप्टिव फीचर्स हैं और लिव इन डेजर्ट। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत not only you cannot say microorganism, you could say many of the living organisms are living in the hot springs. all these habitats, okay, ये जो असाधारण आपके हैबिटाट्स हैं इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑल दिस लिव अस स्पीचलेस। इसको डिस्क्राइब करने की और कुछ भी करने, ये सब हमें बिल्कुल दे मेक अस स्टिल दैट व्हाट वी शुड से, लिव अस स्पीचलेस, ओके। The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, all the attacking shark evokes a deep sense of wonder. ये सारी चीज़ें ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स मीन्स एक दौड़ता हुआ घोड़ा, ओके। एक घोड़ा जब दौड़ता है तो उसकी ब्यूटी की बात हो रही है। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, द बर्ड्स झुंड में माइग्रेट करती हैं इधर से उधर, एंड वी लुक एट द स्काई, हाउ ब्यूटीफुल दैट लुक्स, कितना सुंदर लगता है वो। द वैली ऑफ फ्लावर्स, जब हम फ्लावर्स की वैली को देखते हैं, अटैकिंग शार्क्स, व्हाट दिस थिंग गिव अस, ओ मीन्स द डीप फीलिंग ऑफ समथिंग, गिव इवोक्स अ डीप सेंस ऑफ वंडर, ठीक है। Give us all these things, when we look at all these things give us the deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among populations of community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. एक्कोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, देखिए हमारे जो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैं और अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, मेंबर्स मिलके, इंडिविजुअल मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन टुगेदर मेक्स अ कम्युनिटी। अमंग द populations of the community, among the populations of the community and the members of the population, इनके बीच में क्या है, एक्कोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है, द्वंद्व भी है और कोऑपरेशन भी है, सहयोग भी है। हम आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं और हमारे बीच में द्वंद्व भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। आप बहुत सारी केसेस देख लीजिए। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है, ओके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें हम एक दूसरे से द्वंद्व करते हैं। अब रिसोर्सेज के लिए हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे बीच में द्वंद्व भी है और कोऑपरेशन भी है, हम एक दूसरे को सहयोग भी कर रहे हैं। क्यों, बिना ऑल स्पीसीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल आर फाइटिंग ऑल्सो, ओके। तो एंड और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, हम यहाँ पे बात हो रही है जो मॉलिकुलर ट्रैफिक है सेल में, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। एक सेल के अंदर
जो सेल ऑर्गेनल है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिलके एक सेल बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं, ये जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, और कोऑपरेशन है, और ये जो सेल के अंदर ये जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सब मिलके सेल बनाती हैं, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी। ठीक है, सो ये सब चीज़ें, ये इतनी मतलब हमारा लिविंग वर्ल्ड इतना अमेजिंग है कि ये सब चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। ये सब चीज़ें इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करती हैं दैट व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, कि वास्तविक में जीवन क्या है, कि ये सब जो हो रहा है, ऑल लिविंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लिविंग आर देयर। ठीक है, हमारा लिविंग वर्ल्ड इतना वंडरफुल है, डिफरेंट लिविंग वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट हैबिटाट्स हैं, डिफरेंट हैबिटाट्स में डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं। ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी वास्ट है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ अभी तक नोन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन है, सेल से बॉडी बनती है, डिफरेंट सेल इज़ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, एक्ोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एवोल्यूशन हो रहा है कंटिन्यूसली। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं, हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं। वी कैन थिंक ऑन दिस दैट व्हाट इंडीज इज लाइफ, लाइफ क्या है, वास्तविक में जीवन क्या है। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट इंडीड इज लाइफ, इसके अंदर दो प्रश्न अंतर्रहित हैं। इम्प्लिसिट मीन्स अंतर्रहित, दो प्रश्न अंतर्रहित हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, ठीक है, एंड सीक्स द आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। पहला क्या है, तकनीकी रूप से देखेंगे हम। पहला प्रश्न जो अंतर्रहित है वो ये है, तकनीकी रूप से देखेंगे कि जो ये जवाब चाहता है, सीक्स मीन्स चाहता है, सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, मतलब लिविंग क्या है और ये कैसे नॉन लिविंग का अपोजिशन करता है। ठीक है, सजीव निर्जीव को कैसे अपोज करता है, उसका कैसे विरोध करता है, वो उससे अलग कैसे है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है कि वास्तविक में जीवन क्या है। और इस क्वेश्चन के अंदर अंतर्रहित हैं दो प्रश्न। पहला प्रश्न तकनीकी है, जो ये जवाब चाहता है कि सजीव निर्जीव से कैसे भिन्न है, ये उसका विरोध कैसे करता है। ठीक है, और दूसरा है फिलोसफिकल वन, द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन। पहला क्वेश्चन है हमारा टेक्निकल, सेकेंड वन इज फिलोसफिकल, दार्शनिक रूप से अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न हम दार्शनिक रूप से देखें जो अंतर रही, तो वो ये है, वो इस चीज़ का जवाब चाहता है, एंड सीक्स द आंसर टू व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ, वो ये जवाब चाहता है कि वास्तविक में जीवन का उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन टेक्निकल है, दैट नीड्स अ आंसर, उसको क्या जवाब चाहिए कि हाउ लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग, हाउ इट अपोजेस नॉन लिविंग। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज फिलोसफिकल वन, दैट वांट्स द आंसर, उसको क्या आंसर चाहिए, दैट व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ। ठीक है, सो एज अ साइंटिस्ट वी ऑल आर, एज अ साइंटिस्ट आई एम नॉट सेइंग वी ऑल आर साइंटिस्ट, सॉरी, बट एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। हम सेकेंड क्वेश्चन का आंसर नहीं खोजेंगे अभी, राइट नाउ वी आर पुटिंग फुल स्टॉप ऑन दैट एंड वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड दैट व्हाट इज लिविंग, विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट व्हाट इज लिविंग, वी विल ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन that what living is as opposed to the non-living. We will try to answer which question, the first one, what living is as opposed to the non-living, living non-living को कैसे oppose करता है, and further we will see the characteristics of the living and how it is opposing the non-living. Okay, what is living, what are the characteristics features of the living, okay, what are the defining features of the living. Okay, so this was the introduction of the chapters. Let's we move further. Okay, now next heading of the chapter is what is
लिविंग. ओके, व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? ओके, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. जब भी हम लिविंग को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम पारंपरिक रूप से कुछ विशिष्ट विशेषताओं को देखते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद में शामिल करता है. ठीक है, आपसे बोला जाए कि आप लिविंग को डिफाइन कीजिए, वॉट एवर यू विल सी इन द लिविंग, आप अपने में जो भी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे जो मोस्टली लिविंग्स में पाई जाती हैं, आप उनको पहले देखने लगेंगे कि दैट लिविंग कैन ग्रो, लिविंग कैन रिप्रोड्यूस, ओके, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स. ओके, सो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी व्हेन वी वांट टू डिफाइन अ लिविंग, व्हाट वी लुक इन द लिविंग, हम कौन सी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वी विल सी द ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response. Okay, so you can say that the characteristics of living are growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique features of living organism. Okay, वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक, हम इसमें और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. ओके, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट. ओके, दोज आर, वो हैं आपकी मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट. ओके, means you can say the characteristics of living are growth, reproduction, ability to sense environment, mount a suitable response, metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence. Now we will understand all these characteristics one by one. Okay, before understanding all these characteristics of the living beings, first you need to understand the difference between characteristics and defining characteristics. means characteristics क्या होती हैं, हम बोलते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये इसका. हम अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं ये इसका ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ. पहले हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, देन वी विल स्टडी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन. ओके, characteristic features, okay, and defining features. Characteristic features, any feature which is found in any living organism, not necessarily to be found in all living organism. Okay, means जो आपके किसी भी जीव में पाए जाएंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक जीव में पाए जाएं. ठीक है, आपके सपोज 100 लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, आप उसमें से 70% के अंदर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है जो है और 30% के अंदर नहीं है, वो शो नहीं कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो उसका डिफाइनिंग फीचर है. आप उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल देंगे. क्यों? क्योंकि 100 में से 70 शो कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ठीक है, एनी फीचर विच इज़ फाउंड इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी विशेषता पाएगी, आपने देखी इसमें भी पाई जा रही है, उसमें भी पाई जा रही है, आपने बोल दी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक विशेषता है. ठीक है क्योंकि वो 70% में पाई जा रही है. ठीक है, पर अब 30% में नहीं पाई जा रही, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये विशेषता पाई
जा रही है, ये इसका डिफाइनिंग फीचर है, आप नहीं बोल सकते। अगर 100 के 100 लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो विशेषता पाई जा रही है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं, देन ओनली यू कैन से दैट कि वो उसका डिफाइनिंग फीचर है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि कुछ आप डांस कर कोई भी है, अब मैं डांस कर सकती हूँ, वो डांस कर सकता है, थर्ड पर्सन, जरूरी तो कि हर कोई डांस कर पाए, ठीक है। जैसे सिंगिंग कुछ कर सकते हैं, सभी तो नहीं कर सकते। रनिंग नॉट एवरीवन, ओके। रेस्पायर, डाइजेस्ट, ब्रीथ, ग्रोथ, ओके। अब उसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक, अब मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिफाइनिंग में भी आएगा, अब डिफाइनिंग में आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, लेकिन ठीक है, डिफाइनिंग में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही, ठीक है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें से कुछ हैं, ये जो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई ही जाती हैं, ठीक है। लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ हैं जो सभी में पाई जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसमें भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर तो है, लेकिन वो डिफाइनिंग फीचर भी है, क्योंकि वो सभी में पाया जाता है। लेकिन जो डांस है, ठीक है, वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, क्योंकि वो कुछ में ही पाया जाता है, वो डिफाइनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वो सभी नहीं कर सकते हैं। आई एम गिविंग एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेटाबॉलिज्म इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको आप उस टर्म में लीजिए। डांस इज जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ओके। तो now come to defining feature. The features present in all 100% living organism and not present in any living or non-living things. मतलब एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं होता है जब, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ उस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रही है, 100% श्योरिटी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी में पाए जाते हैं, वो फीचर्स सब में पाए जाते हैं, एक भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंगल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हो, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग फीचर है। ओके, क्लियर। जैसे आपका मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, आप पहले किसी चीज़ को सेंस करेंगे तभी रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो हम ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको वन बाय वन समझेंगे। नाउ यू गॉट, अब आप इजीली समझ पाएंगे दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। दैट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन सी डिफाइनिंग है, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट अस मेक अस क्लियर ऑल द टर्म्स, हम सारे टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट आपकी दी है बुक में सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, ओके। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज अ प्रोसेस इन विच सिस्टम एक्वायर स्ट्रक्चर विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ओके। ये वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें एक सिस्टम एक स्ट्रक्चर एक्वायर करता है विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ओके। इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एक सिस्टम एक स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। यू कैन टेक अ एग्जाम्पल, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमंस का। अब वी डेवलप फ्रॉम ए जायगोट, हम अपने जायगोट से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो हमारे जायगोट को पता है कि उसे हम मदर के बॉम्ब में कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे हार्ट कहाँ बनेगा, हैंड्स कैसे बनेंगे, हाउ टू ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ, हमारे जायगोट को पता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड है विद द हेल्प ऑफ DNA, ठीक है, कि दैट हाउ आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ। सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ मार्फोजेनेसिस इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आप मार्फोजेनेसिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओके। ये मार्फोजेनेसिस क्या है?
it is a biological process that causes organisms to develop its shape. ये morphogenesis is the example of self organization. ओके, बायोलॉजी में मॉर्फोजेनेसिस आप देखेंगे. मॉर्फोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कॉजेज ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इट्स शेप. ओके, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आप इंट्रैक्शन से भी शो कर सकते हैं, जो हम इंट्रैक्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में. ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दो एग्जांपल्स आ जाएंगे. थ्रू द इंट्रैक्शन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है लिविंग, और बाय द मॉर्फोजेनेसिस. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग. लिविंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ रिप्लिकेटिंग. वो अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेगुलेट कर सकता है. ठीक है, रिप्लिकेटिंग मीन्स, रिप्लिका मीन्स मेकिंग अ कॉपीज, मेकिंग द कॉपी ऑफ डीएनए. ओके, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है टू मेक द कॉपी ऑफ द डीएनए. दैट इज यू कैन से दैट इज लिविंग. सेल्फ replicating is the another characteristics of living being. Self-regulating interacting systems capable of responding to external stimuli, sharing a common genetic material to varying degrees both horizontally and vertically. DNA replication, copies of DNA. Okay, self-replicating characteristics होती है इसमें. लिविंग है अगर कोई चीज़, इट मीन्स तो वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपनी DNA कॉपीज़ को बना सकती है. ठीक है, कि इट कैन मेक अ कॉपीज ऑफ DNA. ओके, हम वी नो दैट वी आर ह्यूमंस एंड वी ऑल आर शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू अ वेरिंग डिग्रीज. ठीक है, हम सभी एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं बट टू अ वेरिंग डिग्रीज बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली. ये चीज़ आप आगे चैप्टर में समझेंगे. हॉरिजेंटली एंड हाउ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली आई विल एक्सप्लेन. Okay, next is the interact and emergence. Interact and emergence. Next characteristics of living is interact and emergence. अब emergence का मतलब क्या होता है? emergence means, ठीक है, किसी चीज़ का उभार, किसी चीज़ का निकलना. ठीक है, उद्गमन. इट मीन्स, और इंट्रैक्ट मीन्स एक दूसरे को प्रभावित करना, अंतःक्रिया करना, परस्पर प्रभाव डालना. ठीक है, तो आप इमरजेंस कह सकते हैं. उस स्थिति को कहते हैं जब किसी तंत्र, ध्यान से सुनना मेरी बात, उस स्थिति को कहते हैं जब किसी तंत्र या आप कह सकते हैं सिस्टम का पूर्ण रूप से ऐसा व्यवहार हो या उसमें ऐसे गुण हो. ठीक है, कोई सिस्टम, ठीक है, किसी सिस्टम का पूर्ण रूप से ऐसा व्यवहार हो या उसमें ऐसे गुण हो जो उस तंत्र के अंदर, उस तंत्र के यानी कि उस सिस्टम के अंदर सम्मिलित भागों के व्यवहार या गुणों से अलग हो. मीन्स वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो सम्मिलित भाग हैं, ठीक है, उनके इंट्रैक्शन से ही वो उभर के आया है, लेकिन उसका जो व्यवहार है और गुण है वो उन भागों से अलग है. ठीक है, वो उसका जो व्यवहार है, उसके जो गुण है वो और भी इम्प्रूव्ड हैं उन भागों से. वो रिजल्ट उन्हीं भागों का है. ठीक है, ये जो इमरजेंस हुआ है, उसका उभार हुआ है, वो निकला है, जो आउटपुट है वो है उन्हीं भागों की वजह से, उन्हीं भागों में जो इंट्रैक्शंस हो रहा है, लगातार अंतःक्रिया हो रही, उसकी वजह से इंट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से, पर वो बिहेव एकदम डिफरेंट करेगा. तो ये क्वालिटी है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, ये भी एक क्वालिटी है. तो देखिए मैं आपको और समझाती हूँ. प्रॉपर्टीज दैट एग्जिस्ट ड्यू टू मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर, characteristics that arise which individual component interact to produce new function. मतलब प्रॉपर्टीज़ दैट एग्जिस्ट ड्यू टू मैनी डिफरेंट कंपोनेंट वर्किंग, मतलब वो प्रॉपर्टीज़ उभर के आती हैं जब बहुत सारी सिस्टम एक साथ काम करते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ उभर के आती हैं वो होती हैं आपकी इमरजेंट प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं
इंटरेक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और जिस चीज़ को उभारते हैं, जिसको शो करते हैं, उसका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल्स आप लीजिए, हमारी सेल्स हैं, सेल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनेल्स। सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, उन ऑर्गेनेल के अंदर जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से सेल बना है, ठीक है। तो सेल बना तो उन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से, लेकिन जो सेल का बिहेवियर है वो और भी इम्प्रूव्ड है, और फंक्शन क्या है, और भी अलग है, नया है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट किसका है? वो सेल, उनके अंदर जो कंपोनेंट, जो ऑर्गेनल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर जो इंट्रैक्शन हो रहा है उनकी वजह से इसका रिजल्ट है। अब बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बना रही हैं, तो सेल्स के इंट्रैक्शंस की वजह से टिश्यू बना है, ठीक है। लेकिन टिश्यू और भी एडवांस है, टिश्यू के फंक्शंस और भी एडवांस हैं, ठीक है। पर एमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई? टिश्यू, ठीक है। सेल हो गई एमर्जेंट प्रॉपर्टी कब? जब आपके इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं? सेल ऑर्गेनल्स। और जब का आपके इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स हैं आपके सेल्स, तब आपकी एमर्जेंट प्रॉपर्टी हो गई आपकी टिश्यू। फिर टिश्यूज़ एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं, न्यू फंक्शन करते हैं, और भी एवोल्यूशन शो करते हैं, और भी डेवलपमेंट शो करते हैं, उभरते हैं, ठीक है। लेकिन उभरते किससे? टिश्यू से। लेकिन वो टिश्यू की तरह बिहेव नहीं, उनका सिस्टम अलग है, टिश्यू के फंक्शंस अलग है, लेकिन इंट्रैक्शन टिश्यू में हो रहा है, इसीलिए ऑर्गन्स बने। अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारी ये बहुत सारे सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स टुगेदर मेक अवर बॉडी, ठीक है। तो ये है एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, ये अलग अलग लेवल पे एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब आप सेल को एमर्जेंट प्रॉपर्टी कब बोलेंगे? जब आपके कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब वहीं पे जब आप टिश्यू और सेल का कंपैरिजन करेंगे, तो टिश्यू एमर्जेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, तब सेल उसमें कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज इमर्जेंस, व्हाट इज इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज वन बाय वन। क्लियर? ठीक है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आप समझ गए। स्वयं को व्यवस्थित करना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब जायगोट से डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मटेरियल है जो अपनी खुद की कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे एंड we all are sharing a common genetic material to a varying degree, okay, horizontally and vertically, and interact and emergence. Come to the paragraph. So what are the characteristics of the living? You can say growth, reproduction, ability to sense environment. हम अपने environment को sense कर सकते हैं by our sense organs, okay, and we are responding to our environment, mount a suitable response, and we are mounting a suitable response, okay. And metabolism, ability to self replicate, self organize, interact and emergence. ये मैंने आपको समझा दिया है। ability to self replicate, self organize, interact and emergence, and metabolism we will see further, okay. Description is given in a book, we will understand from there, okay. Growth, reproduction, all these things we'll understand, okay. First characteristic we will take, that is all living organism grow. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हाउ यू विल डिफाइन ग्रोथ? अब सभी ग्रो करते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लिविंग, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन ए बुक। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कोई भी चीज़ जिसका मास बढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका मास बढ़ रहा है और नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, 1 है, 2 हो गया, या उसकी बॉडी पार्ट्स में रीजनरेशन हो रहा है, रिपेयरमेंट हो रहा है, इट मीन्स ग्रोथ हो रही है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर मास बढ़ रहा है, ठीक है, मास बढ़ रहा है और नंबर में इंक्रीज़ कर रहा है, वो
इट मीन्स वो ग्रोथ शो कर रहा है। ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी ग्रोथ की। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी ग्रो बाय सेल डिवीजन। ओके, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to a certain age. Okay, however, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. देखिए, प्लांट्स में जो सेल डिवीज़न होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है। पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, सेल डिवीज़न एक सर्टेन एज तक होता है, ठीक है, और फिर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। एनिमल्स ग्रोथ शो नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीज़न। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? बाय द सेल डिवीज़न। प्लांट्स में सेल डिवीज़न किस प्रोसेस के थ्रू होता है? साइटोकिनेसिस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? साइटोकिनेसिस के थ्रू, ठीक है। और एनिमल्स में सेल डिवीज़न किस प्रोसेस के थ्रू होता है? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। और प्लांट सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ शो करती रहती हैं, क्योंकि इसमें प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं, दैट्स व्हाई प्लांट शोज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ। एनिमल्स में ग्रोथ अप टू सर्टेन एज तक होती है, लेकिन सेल डिवीज़न ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। लेकिन अब सेल डिवीज़न होता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल। जैसे आपको कहीं पे इंजरी हो गई, ठीक है, आपकी वहाँ पे सेल्स आपकी लॉस्ट हो जाएंगी, तो रिप्लेसमेंट के लिए वहाँ पे ग्रोथ तो होगी ना सेल्स की आपकी। आप वैसी कंटिन्यूस ग्रोथ शो नहीं करेंगे, बट यू विल शो द ग्रोथ इन सम केसेस। आप रिप्लेस लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करेंगे इस केस में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब मल्टी सेलुलर तो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो ही करते ही हैं। यूनिसेलुलर ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ व्हाट इज इन विट्रो? इन विट्रो कल्चर क्या होता है? इन विट्रो, व्हाट इज इन विट्रो? In vitro means in glass. In vitro means in glass. Something that is done in a laboratory or artificial environment rather than in a living organism. किसी living organism में वो क्रिया ना होके living organism के बाहर किसी artificial medium में या laboratory में जब हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किसी ग्लास में परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ नोन एज इन विट्रो कल्चर्स, ठीक है। स्टडीज़ आर परफॉर्म्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडीज़ आर परफॉर्म्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आउटसाइड देयर नॉर्मल बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, इन विट्रो में क्या करते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सेल्स हों, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हों, इनको हम इनके नॉर्मल बायोलॉजिकल कॉन्टेक्ट्स में रख कर स्टडी करते हैं। इनको एक कल्चर मीडियम में हम रखते हैं और लेट देम डिवाइड, और उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उनके चेंजेस, उनकी ग्रोथ की स्टडी करते हैं इन अ ग्लास, ओके, इन अ कल्चर मीडियम। तो आप इन विट्रो का एग्जांपल ले सकते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट इज़ डन आउटसाइड द बॉडी,
outside the body, right? अब आपकी बुक में क्या दिया कि one can easily observe that in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. आप एक कल्चर मीडियम में एक बायोमोलिक्यूल रखिए या कोई भी सेल या कोई ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको आपको स्टडी करनी है, जिसके आपके नंबर्स काउंट करनी है. फर्स्ट यू विल पुट इट इन वन डिस्क. आप उसको एक ग्लास में रखिए, ठीक है. आफ्टर सम टाइम, अभी तो आपको वो नहीं दिख रहा है, ठीक है. आफ्टर सम टाइम यू कैन सी अ विजिबल ग्रोथ. आप उसमें विजिबल ग्रोथ देखेंगे, आप उसके उनके नंबर्स काउंट कर सकते हैं, ओके, अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में आपने उसको रखने से पहले देखा, दैट वाज अ सिंगल, उसको कल्चर मीडियम में रखा, फिर आपने आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 7 to 8 आवर्स और वॉट एवर द टाइम अकॉर्डिंग टू द आपने जो उसमें डाला है उसके अकॉर्डिंग, उसकी ग्रोथ का जो भी टाइमिंग हो, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मीडियम एंड ऑल द थिंग्स, ऑल द फेवरेबल कंडीशंस. जब उसकी सारी नेसेसिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, व्हेन यू विल सी द ग्रोथ, आप उसमें विजिबल रिजल्ट्स देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. सिंपली काउंट, दैट इज़ नोन एज in vitro culture, okay. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. See, point to be noted. Higher animals में, plants में reproduction और growth ये mutually exclusive events हैं. Mutually exclusive events means परस्पर अनन्य घटनाएं. परस्पर अनन्य घटनाएं मीन्स इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं मीन्स इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली. ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है. इन हायर एनिमल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर एक्सक्लूसिव, ओके. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये परस्पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये एक साथ नहीं हो सकते इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. सम एनिमल्स कैन हैव नॉर्मल ग्रोथ बट बी स्टेराइल. कुछ एनिमल्स हैं जो नॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है. ग्रोथ शो करते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस, अब ऐसा नहीं वो उस टाइम ग्रोथ शो कर रहे हैं तब उस टाइम वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना. तो प्लांट्स में और एनिमल्स में ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये एक समय पर नहीं हो सकता, परस्पर अनन्य घटनाएं हैं, अलग अलग टाइम पे होती हैं, ठीक है. जब ग्रोथ होता है तो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ, ठीक है. अब हमने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है, किसी भी बॉडी मास का, किसी भी बॉडी का जब मास बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ का जब मास बढ़ रहा है तो उसको हम लोगों ने ग्रोथ में कंसीडर किया. पहले स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है. तो अब नॉन लिविंग इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहा है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज अ बॉडी मास. अगर हम बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास को अगर हम एक क्राइटेरिया लेते हैं ग्रोथ का, एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ का एक क्राइटेरिया ये ले रहे हैं कि ग्रोथ तभी हो सकती है, तभी हम कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है जब मास बढ़ रहा है, ठीक है. तो इस चीज़ को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कर रहा है कि ठीक है, लिविंग बींग्स जिनका मास इंक्रीज करता है वो ग्रोथ शो कर रहे हैं, इट मीन्स वो लिविंग है. पर नॉन लिविंग इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं, मास तो हमारा भी बढ़ता है भाई, हम में भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है. तो नॉन लिविंग objects also grow if we take increase in the mass as a criterion for growth. Like you can take example, mountains, boulders, sand mounds do grow. ये सभी grow करते हैं, कैसे? By the accumulation of the material. Boulders and sand mounds do grow. ये भी grow करते हैं, they shows the accumulation of the material, okay. तो objects by the accumulation of the material
however, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. सरफेस पे लगातार accumulation होता रहता है, ठीक है, पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे और वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड. ग्रोथ therefore cannot be taken as the defining property of living organism. ओके, अब आप ये पहले इस लाइन को समझ लीजिए, ठीक है. देखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ शो करते हैं. क्यों? क्योंकि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर इट मीन्स दैट इज ग्रोथ. पर नॉन लिविंग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है बिकॉज नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रोज. जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, आपने रेत के टीले देखे हैं, कंटिन्यूसली विंड ब्लोज, विंड बाय द सॉइल एरोजन, उनके ऊपर रेत इकट्ठी होती रहती है और वो रेत के टीले ऊपर को बढ़ते रहते हैं. उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल होता रहता है, ठीक है. तो ऐसे आपका माउंटेन्स में भी होता है, माउंटेन्स ऑल्सो ग्रो, तो वो भी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है. तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, एक्रिएशन के थ्रू. किसके थ्रू? एक्रिएशन के थ्रू. बट ग्रोथ वो भी शो करते हैं, ठीक है. लिविंग थिंग्स जो ग्रो करते हैं वो अंदर से बढ़ते हैं, इंटरनली, वो इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ शो करते हैं? इंट्यूसेप्शन. Living things grow by the process of intussusception. Intussusception means addition of material and formation and the information of cells inside the body. अंदर से आपकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रोथ शो करते हैं? एक्रिएशन. क्लियर. बट नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं. अगर हम देखें कि ग्रोथ किसी चीज़ की तब हो रही है जब उसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं. इसलिए ग्रोथ आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं. ग्रोथ तो आप नहीं बोल सकते कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लिविंग में पाई जाती है. लिविंग बीइंग्स ग्रोथ शो करते हैं, बट नॉन लिविंग इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हम भी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है. So it is not the defining property. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is the characteristics of living system. A dead organism does not grow. Obviously dead organism तो grow नहीं करता है, ठीक है. Another characteristic of living organism is reproduction. Okay, in multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Okay. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. प्रोजेनी मीन्स संतान, ठीक है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. प्रोजेनी का जब आपका प्रोडक्शन होता है और उनके पास जो वो फीचर्स पजेस करते हैं वो या तो ज़्यादा आते हैं उनके अंदर अपने पेरेंट्स के, या तो कम होते हैं, ठीक है. आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिखते हैं, कम दिखते हैं, ठीक है. कुछ स्पीसीज़ में जो प्रोजेनी होती है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है और कुछ केसेस में हम लेस सिमिलर प्रोजेनी देखते हैं. सो जो आपकी प्रोजेनी होती है वो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी शो कर सकती हैं और कम भी सिमिलैरिटीज़ शो कर सकती हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स की, ओके, अपने एंसेस्टर्स की. तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन. So what is reproduction? Reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of the parents. In verbally and implicitly we refer to sexual reproduction. Obviously we are talking about the sexual reproduction. We are talking about the sexual reproduction. Sexual reproduction की बात कर रहे हैं. Sexual reproduction is the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents.
Organism reproduce by asexual means also, not only sexual means. Living organism reproduce by sexual mean also. So reproduction are of two kinds, sexual and asexual. Okay. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores by they produce. Fungi आपका फंजाई आपका कैसे रिप्रोड्यूस करता है? with the help of asexual spores, by the millions of asexual spores in lower organism, like आप yeast ले लीजिए, हाइड्रा ले लीजिए, दे वी कैन ऑब्जर्व बर्डिंग इन दैम. उनमें वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय द asexual मीन बाय द बर्ड. ओके, दे शो द बर्डिंग. ईस्ट एंड हाइड्रा. प्लानेरिया, फ्लैटवॉर्म्स, आप इसमें ट्रू रीजनरेशन देख सकते हैं. फ्रेगमेंटेड पार्ट जो होता है और जो लॉस्ट पार्ट होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सो प्लानेरिया शोज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेड पार्ट्स. ओके. फंजाई, द फिलामेंटस एल्गा, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. ये सब फ्रेगमेंटेड पार्ट से इजीली मल्टीप्लाई होके पैरेंट प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, पैरेंट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं. व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा, अमीबा, ग्रोथ इज सिनोनिमस, नॉट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ. ओके. जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के सिनोनिमस है. सिनोनिमस मीन्स जब रिप्रोडक्शन होगा तभी ग्रोथ होगी. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे प्रीवियस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था? वो वहाँ पे क्या थे? एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई ज़रूरी नहीं कि जब ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नहीं. पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है. ठीक है. ये आपका केस किसका है? वो आपका था मल्टी सेलुलर का केस. दिस इज द केस ऑफ द यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर में क्या है? यूनिसेलुलर में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. रिप्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे ये इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, आप इनको अलग अलग बोलेंगे. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द केस इज डिफरेंट, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है. ये क्या? इंक्लूसिव इवेंट्स, ये साथ में हो रहे हैं. वो घटनाएं साथ में नहीं हो सकती, ये घटनाएं साथ में घटित हो रही हैं. रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ इन द केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गा और अमीबा. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि जब किसी भी चीज़ का नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, हम उसको बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है. ठीक है. ग्रोथ को डिफाइन करेंगे एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द सेल नंबर और मास में इंक्रीमेंट हो रहा है या नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स ग्रोथ हो रही है. तो यहाँ पे इनका नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, दे डिवाइड ओके इन द नंबर्स. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के साथ ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स ग्रोथ हो रही है. ठीक है. Hence we notice that in a single celled organism we are not very clear about the usage of these two terms. अब single cell organism we are not very clear, हम बहुत clear नहीं हैं by these two terms. Okay, growth and reproduction. Unicellular organism we are not clear about the usage of the by not clear about the use of these two terms, growth and reproduction. So further there are many organisms which do not reproduce. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है. जैसे आपके म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं. ठीक है. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं. हिंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ. वो तो ऑब्वियस है कि नॉन लिविंग तो के अंदर ही कैपेबिलिटी है ही नहीं. ठीक है. कि वो रिप्रोड्यूस कर सके या सेल्फ रेप्लिकेट कर सके. बट रिप्रोडक्शन आपका एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ठीक है. क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे. ठीक है. अब आप देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या देख रहे हैं
कि ग्रोथ है जो सिनोनिमस है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है, बट इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कुछ केसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रोथ जो शो करते हैं, पर कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस भी करें। जैसे आपके म्यूल्स हैं, स्टाइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रोथ शो कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ओके, so it is also not, growth is not the defining feature, reproduction is not the defining feature, but they are the characteristics of the living being. Clear? Look at this. Asexual reproduction in fungus. Fungi reproduced by the spores. Okay. Alga shows the reproduction by the fragmented part. Okay. Planaria, you can see the true regeneration. Single individual developed by the fragmented part. And this is protonema of moss. Okay, protonema of mosses. Another characteristics of the life is metabolism. हमने अभी दो characteristics पढ़ी living organism की, that was growth and reproduction. They are the characteristics of living being, but they are not the defining properties and defining characteristics of the living being. Okay, now another characteristics of the life is metabolism. Another characteristics of the life is metabolism. Okay, what is metabolism? Metabolism, chemical reactions in the body cells that change food into energy. Metabolism changes the food into energy by different chemical reactions. Okay, जो कि हमारी body cells में होती हैं. Okay, all living organism are made up of chemicals. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स के बने हैं. दिस केमिकल्स स्मॉल और बिग, ये केमिकल छोटे हों या बड़े हों, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने, केमिकल्स छोटे बड़े हो सकते हैं, डिफरेंट क्लास को बिलोंग कर सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं. आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. ये निरंतर हमारे शरीर में, लिविंग सिस्टम में कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और अदर बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं. ये जो केमिकल्स हैं, ओके, दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ये जो कन्वर्जन्स हैं हमारी बॉडी में, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में टू परफॉर्म अ डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस, इनको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके, इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बी दे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर. हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं जो कि एक साथ हो रही हैं. ठीक है, वो चाहे आपका यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं. एंड ऑल द मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. ओके, एंड और आर टेकिंग प्लेस अकरिंग टुगेदर. क्लियर? Living organism, be they unicellular or multicellular, all plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, कोई यूनिसेलुलर हो, एनिमल्स हो, सभी एनिमल्स, सारे प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स, सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं. सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है. सो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म.
द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, तो दे आर ऑकरिंग टुगेदर। द सम टोटल ऑफ ऑल, इन सारी केमिकल रिएक्शंस का सम, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरीके की होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, एनाबॉलिक रिएक्शंस आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनाती हैं छोटे मॉलिक्यूल से, ठीक है। यू कैन टेक एग्जांपल, आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम शुगर, फैट फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, सो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जांपल में आप ले सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टू परफॉर्म अ डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं एक साथ टू परफॉर्म अ डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस। ओके, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम बॉडी के बाहर परफॉर्म कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक सेल फ्री सिस्टम में। इन सेल फ्री सिस्टम वी कैन डेमोन्स्ट्रेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी एज आई डिस्क्राइब्ड इन विट्रो। इन विट्रो में आप क्या कर सकते हैं, इन विट्रो में आप सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन को, एक लिविंग रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आप मेटाबॉलिक रिएक्शन को बॉडी के बाहर परफॉर्म कर सकते हैं इन द लैबोरेटरी, ओके, फॉर द वेरियस स्टडीज एंड द पर्पस। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं आईवीएफ का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन यू कैन से। सो इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो में हम कोई भी बायोमोलिक्यूल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कल्चर मीडियम में रखते हैं और लेट इट ग्रो। ओके, लेट इट ग्रो, आप उसमें हम विजिबली ग्रोथ को देख सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट स्टडीज़ कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, आउटसाइड द सेल फ्री सिस्टम। तो दैट इज़, वो रिएक्शन आपकी हो जाएगी मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, आप टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, ग्लास लेते हैं, वो जो आप आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे बॉडी के बाहर इन अ कल्चर मीडियम, वो रिएक्शन आपकी ना तो लिविंग कहलाई जाएगी और ना ही नॉन लिविंग। वो जो आइसोलेटेड मीन्स सेपरेट, अलग, ठीक है। आइसोलेटेड मेटालिक रिएक्शन अलग सेल फ्री सिस्टम से जो परफॉर्म की जाए, उसको आप ना तो लिविंग, नीदर यू कैन नॉट कॉल इट लिविंग, नीदर लिविंग नॉन लिविंग। आप उसको लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो आप उसको लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, बट आप उसको एक लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। आप उस टेस्ट ट्यूब में जो कंटिन्यूस रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है, आप उसको लिविंग, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, दे आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स। आप इनको नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, बट श्योरली आप इनको लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। Hence, cellular organization of a body is the defining feature of life forms. ठीक है, तो एक सेल, हमारी बॉडी में एक सेल या कोई भी सेल आउटसाइड द बॉडी मेटाबॉलिज्म शो करती है, लिविंग रिएक्शन शो करती है। एक सेल है, वो सेल के रूप में आपका कुछ भी हो सकता है, कल्चर मीडियम में आपका कुछ, वो आपका बायो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वहाँ पे कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, सिंगल सेल मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो वो कंटिन्यूस मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो
बिना एक्सेप्शन के कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म का एक डिफाइनिंग फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो हमने इससे पहले पढ़ा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग बट दे वर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बट मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ओके, I can say that metabolism and cellular organization is the defining feature of living beings. Next para. Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. देखिए, आपकी मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, तकनीकी रूप से जटिल विशेषता, दैट all living organisms is this to इनमें उनके अंदर एबिलिटी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। वो अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सेंस करते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या है? आपकी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या आपकी फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, अब आपकी स्टिमुलाई क्या है? उद्दीपन। ठीक है, पर्यावरणीय उत्तेजनाएं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, ये उत्तेजनाएं जो हमें उत्तेजित करती हैं। कोई भी चीज़ है और हम सेंस कर रहे हैं, तो फिर अगर हम सेंस कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो हम यू कैन टेक एग्जाम्पल, आप ऐसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक हॉट पेन है। ठीक है, हॉट पेन इज केप्ट ऑन योर टेबल, ओके, एंड योर हैंड एक्सीडेंटली फॉल ऑन दैट हॉट पेन, और आपका हाथ उस हॉट पेन पे एक्सीडेंटली पड़ जाए, क्या होगा? इंस्टेंटली यू विल टेक योर हैंड बैक। आप उस हाथ को तुरंत बैक ले लोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन मैसेज देगा दैट यू हैव टू टेक योर हैंड बैक, आपको अपना हाथ पीछे लेना है। ठीक है, तो पहले आप नॉर्मल थे, ठीक है, फिर बट आपने वो जो टेम्परेचर में चेंज आया, वो जो हॉट पैन जिस पे आपका हाथ पड़ा, वो जो टेम्परेचर है, हॉट पैन है, वो एक्ट करेगा एज ए स्टिमुलाई। ठीक है, और आपने जो रिस्पॉन्ड किया दैट यू टुक योर हैंड बैक, आपने रिस्पॉन्ड किया ना, तो वो स्टिमुलाई था। वो जो टेम्परेचर में चेंज था, पहले आप नॉर्मल टेम्परेचर में थे, फिर वो हॉट हो गया, तो जो हॉट हुआ, जो टेम्परेचर था, वो जो टेम्परेचर यहाँ पे स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, चेंज इन द टेम्परेचर आपका स्टिमुलाई, और आपने रिस्पॉन्ड किया अपना हाथ हटा के। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है, आप मेमोसा पुडिका टच मी नॉट, आप उसको टच कीजिए, दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई। आप टच कीजिए, लीव्स क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको वो लीव्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ठीक है, तो आपके ये आप केमिकल का एक एग्जांपल लीजिए, केमिकल स्टिमुलस का। आपकी जो जीभ है, योर टंग टेस्ट है ना, डिफरेंट आइटम को टेस्ट करती है, दैट इज़ द एग्जांपल, और फिर रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है उसके अकॉर्डिंग, वाह अमेजिंग एंड टेस्टी वॉट एवर इट। ओके, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ केमिकल स्टिमुलाई। बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, अब ये स्टिमुलस में ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स भी, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। ओके, वेदर दे आर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जब फिजिकल हो, केमिकल और बायोलॉजिकल में आप एक प्लांट्स में एग्जांपल ले लीजिए, लाइट, सनलाइट। ओके, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, the plant respond to the sunlight. Okay, so हमारे अंदर
नॉट, यू कैन नॉट से हमारे अंदर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग. ओके, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं. जैसे आपने हॉट पेन छुआ तो वहाँ पे कौन सा सेंस ऑर्गन एक्ट किया, कहाँ क्या था, आपकी स्किन. ठीक है, आपकी स्किन ने एक्ट किया. आपने कोई चीज़ देखी, आप डर के भागने लगे, स्टार्ट रनिंग. आइज आर गिविंग मैसेजेस टू योर ब्रेन. ओके, योर टंग टेस्ट. ओके, सो whatever you are listening, you are responding. Plants respond to external factors like, as I told, external factors को respond करते हैं, light, water, temperature, other organism, pollutant, etc. all organism from prokaryotes to most complex eukaryote, मतलब प्रिमिटिव से लेके कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक्स तक सब सेंस कर सकते हैं और सब रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज़ को. जो भी उन्हें मैसेज मिलता है अपने इन्वायरमेंट से, जो भी क्यू मिलते हैं, जो भी निर्देश मिलते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स. ओके, फ्रॉम प्रिमिटिव टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर. फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब देखिए फोटो पीरियड अफेक्ट, फोटो पीरियड जो है कि फोटो मीन्स रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द लाइट डे. ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइट, जितना आपका लाइट का पीरियड ज़्यादा है या कम है, जितना उनका कांटेक्ट है लाइट से, ज़्यादा कांटेक्ट में है या कम कांटेक्ट है, वो उस हिसाब से ब्रीड करते हैं. ठीक है, दे रिप्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द कांटेक्ट ऑफ द लाइट के कांटेक्ट में वो जितना रहेंगे नहीं रहेंगे अपने हिसाब से. ओके, अकॉर्डिंग इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग इन देयर बॉडी और देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. हमारी बॉडी में सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी में जो केमिकल्स एंटर कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, उनका अपने अकॉर्डिंग उन केमिकल्स को हैंडल कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है, केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. दे आर वेल अवेयर दैट हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड. उन्हें जो चीज़ है अपने इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई उनके अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आप कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, दे ऑल नो. ओके, सो दैट्स why human being is the, that's why it is the characteristics of the living being. Okay, ability to sense their surrounding is the characteristics of the living being. Okay, human being is the only organism who is aware of himself. देखिए सब अपनी सराउंडिंग से अवेयर हैं, सारे ऑर्गेनिज्म, दे आर अवेयर एंड हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड, दे नो. They are responding according to their adaptive features. But the single organism is aware of himself. वो कौन है आपका? ह्यूमन, हम. ठीक है, जो खुद से अवेयर है वो हैं हम, होमो सैपियंस. ओके, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक हम ऐसे सुप्रीम क्रिएचर है हमारे अर्थ का, हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है. ठीक है, सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सारे ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. दैट्स वाई कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस हैं, सबको पता है ये हो रहा है तो हमें ये करना, ये हो रहा है तो हमें ये करना, हमारे अंदर ये हो रहा है तो अब हमें ऐसे करना, ये करना, ये करना. ऑल नो, तो वो कॉन्शियस हैं अपने इन्वायरमेंट को लेके, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. उनके आसपास जो भी हो रहा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक वो भी कॉन्शियस है. दस उसके आसपास जो केमिकल है, जो कंडीशन है, उसमें उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू ग्रो, हाउ टू मल्टीप्लाई. ओके, तो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ठीक है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक. देखिए ह्यूमन में भी कॉन्शियसनेस है, सारे अवेयर हैं अपने इन्वायरमेंट से, ह्यूमन अपने आप से अवेयर है, तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस भी है, सेल्फ. तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. कॉन्शियसनेस तो सारे ऑर्गेनिज्म में है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस क्यों नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन केस है.
एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है। देखिए, व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमन बीइंग, जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ लिविंग स्टेट। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि लिविंग स्टेट को कैसे डिफाइन करें। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया, ऑल आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप कॉन्शियसनेस तो ह्यूमन के पास भी है, बट एक हम वी आर मोर एडवांस, सो वी हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस, वी आर द सुप्रीम क्रिएचर। ओके, हमारा एक एडेप्टिव फीचर, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। तो when it comes to human being, it is all more difficult to define living. So we observe patient lying in, this is the exception case. Okay, we observe patient lying in coma in the hospital, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. पेशेंट का ब्रेन डेड है, वो कॉमा में है, ठीक है, कॉमा में है, ब्रेन डेड है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। पेशेंट सेल्फ कॉन्शियस नहीं है इस केस में, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस आपकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लिविंग, और आप इनको किस में रखेंगे, लिविंग में, नॉन लिविंग में। अगर ये नॉर्मल लाइफ बैक नहीं हुए, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आया इनमें, अगर ये कॉमा से वापस नहीं आए, तो आप इनको लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। ओके, so self consciousness is not the defining feature, but consciousness is the defining feature. In higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, that you will come to know that all living जितने phenomena हैं सब interactions की वजह से हैं, ठीक है, कंटिन्यूस इंट्रैक्शंस हैं, उनकी वजह से। इस चीज़ को समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelle but arise as the result of interaction among the molecular components comprising a cell. देखिए, टिश्यूज़ के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। टिश्यूज़ किससे बने हैं, सेल किससे बनी है, सेल इज़ द रिजल्ट ऑफ, सेल किसका रिजल्ट है, जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बीच में जो लगातार कंटिन्यूस इंट्रैक्शन हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, सेल, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ उन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनल्स में हैं, वो जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्या वही प्रॉपर्टीज़ एक सेल शो करती, नहीं, सेल और भी एडवांस प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है, और भी एडवांस हो जाती है, ठीक है। अब ये बताओ, जो प्रॉपर्टीज सेल शो करती है वही प्रॉपर्टीज टिश्यू शो करेगा, नहीं, टिश्यू और भी एडवांस हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और भी डिफरेंट हो जाती हैं, पर वो रिजल्ट किनका है, सेल्स का ही। सेल्स में जो कंटिन्यूस इंट्रैक्शन हो रहे हैं उनका ही रिजल्ट है टिश्यू ही, और सेल्स किसका रिजल्ट है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स और जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उनका रिजल्ट है, ठीक है। बट बिहेव क्या करते हैं, अलग अलग, टिश्यू भी और सेल्स भी, ठीक है। तो इन दो लाइन्स का यही मतलब है, ठीक है। दीज इंट्रैक्शंस रिजल्ट इन, और ये जो कंटिन्यूस इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनसे कुछ प्रॉपर्टीज उभर के आ रही हैं, जैसे आपकी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस फेनोमेना इज ट्रू इन द hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive systems capable of responding to external stimuli. Okay, ठीक है। तो ये जो emergent properties हैं, interact and emergence भी तो एक characteristics है लिविंग की, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूस इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, उससे जो प्रॉपर्टीज़ उभर के आती हैं, जो बिल्कुल अलग बिहेव करती हैं, एडवांस बिहेव करती हैं, एवोल्यूशन शो करती हैं, ठीक है, होती हैं आपकी एमरजेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स।
ठीक है। तो आपका जो बुक में जो एग्जांपल दिया है ऊपर वो आपका टिश्यू का दिया है। टिश्यू इज एक्टिंग एज अ इमरजेंट प्रॉपर्टी, टिश्यू शोज इमरजेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस जो सेल में होते हैं तो टिश्यू उभर के आते हैं, ये इमरजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और सेल इमरजेंट प्रॉपर्टी शो करती है जब उसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेल इमरजेंट प्रॉपर्टी शो करती है जब टिश्यूज इंटरेक्ट करते हैं आपस में एंड दे का टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, द ऑर्गन एक्ट करता है, शो करता है इमरजेंट प्रॉपर्टी। फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम शो करता है इमरजेंट प्रॉपर्टीज़। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके बहुत सारे सिस्टम देन अवर बॉडी, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये आपकी है हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इमरजेंट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में एट ऑल लेवल्स में, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, cells tissues organ system together many systems and then human body, okay. Now we can say that living organisms are self replicating। अब हम कह सकते हैं that all living organisms are self replicating, ठीक है। वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स उनके पास, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ओके। तो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो गई? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ओके। ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। कैसे हो गई वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। नाउ अब देखिए जो फर्स्ट लाइन थी आपके चैप्टर स्टार्टिंग, दैट इज़ द स्टोरी, बायोलॉजी इज़ द story of life on the earth, okay. Biology is the story of evolution of living organism on the earth. What is biology? Biology is story of life forms, a story of life on the earth. Biology is the story of evolution कैसे हो, continuous evolution is going on in the living organism. It is story of evolution on the earth. all living organism चाहे वो present में हो, past हो या future, are linked to one another by sharing of a common genetic material but to varying degrees। सब एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, दैट इज डीएनए। सबके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल है बट टू अ वेरिंग डिग्रीज, बट एक वेरिंग डिग्री पर, ओके। क्लियर? सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स डन, growth and reproduction are the characteristics of living, but you cannot say they are defining. Consciousness, metabolism, cellular organization, you can say defining property, okay. And if you want to keep the continuity in the chapter, you can see my all videos and you can see my previous videos, okay. And please like, share and subscribe to my channel. Thank you.